हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सिगरेट बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है अम्ब्रेला, सेकेंड ऑप्शन है सुरती, थर्ड ऑप्शन है मोतिहारी, फोर्थ ऑप्शन है भवानी स्पेशल। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। जो अम्ब्रेला होता है, ये सिगरेट बनाने की सबसे उपयुक्त किस्म होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की। जो सुरती होती है, ये बीड़ी बनाने की सबसे उपयुक्त किस्म होती है। बात कर लेते हैं मोतिहारी की, तो ये हुक्का बनाने की सबसे अच्छी किस्म होती है। अगर बात कर लेते हैं भवानी स्पेशल की, तो ये चेरुट बनाने की सबसे उपयुक्त किस्म होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सिगरेट बनाने के लिए उपयुक्त किस्म की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अम्ब्रेला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। गेहूं की पछेती बुआई हेतु किस्म कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है कल्याण सोना, सेकेंड ऑप्शन है राज 1482, थर्ड ऑप्शन है राज 1555, फोर्थ ऑप्शन है लोक 1। तो जो गेहूं की पछेती बुआई हेतु किस्म होती है वो लोक 1 होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो तमिलनाडु होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन की। तो प्रति हेक्टेयर जो गन्ना का उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होता है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे प्रति हेक्टेयर की बात की जा रही, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी तमिलनाडु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरा है, फर्स्ट ऑप्शन है एसडीपी, जिसको हम लोग साइट डे प्लांट बोलते हैं, और दूसरा है एलडीपी, जिसको हम लोग लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। लॉन्ग डे प्लांट। और थर्ड है डीएनपी, जिसको हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। और बात कर लेते हैं एमडीपी की, जिसको हम लोग मिड डे प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही कि बाजरा है, यानी साइट डे प्लांट है, या फिर लॉन्ग डे प्लांट है, या डे न्यूट्रल प्लांट है, या मिड डे प्लांट है। तो जो बाजरा होता है ये साइट डे प्लांट होता है, यानी इसमें जो प्रकाश की आवश्यकता होती है वो लगभग 12 घंटे से कम होती है, इसलिए इसको हम लोग साइट प्लांट बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आया
वो भी है बाजरा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है C4 प्लांट, सेकेंड ऑप्शन है C3 प्लांट, थर्ड ऑप्शन है कैम प्लांट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। C4 प्लांट क्या होते हैं? C4 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो सबसे ज़्यादा डेवलप प्लांट होते हैं, यानी जो जिन प्लांट का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वो C4 प्लांट का होता है। और C4 प्लांट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी, यानी इनका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है। इनमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनमें एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी देखने को मिलती है जिसको हम लोग क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। और बात कर लेते हैं कि इसको C4 प्लांट क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो C4 प्लांट होते हैं इनका जो पहला उत्पाद होता है वो 4 कार्बन का होता है, जिसलिए इसको हम लोग C4 प्लांट बोलते हैं। बात कर लेते हैं C3 प्लांट की। तो जो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाला अगर कोई प्लांट है तो वो C3 प्लांट होता है। और इसको मतलब C3 प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो पहला उत्पाद होता है वो 3 कार्बन का होता है। बात कर लेते हैं कैम प्लांट की। तो जो कैम प्लांट होते हैं इनके पौधे जो होते हैं, पौधे के अंदर जो रंध्र होता है पत्तियों में वो दिन में बंद रहते हैं। इनके रंध्र जो होते हैं वो दिन में बंद होते हैं, मुख्यतः रातों में खुलते हैं। तो अगर दिन में जब इनके रंध्र बंद होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेंगे और अपना भोजन कैसे बनाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जब रात होता है तो वो अपने रंध्रों को खोल लेते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में CO2 एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। फिर सुबह जब उनको प्रकाश मिलता है तो उससे मतलब वो अपना भोजन बना लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाजरा जो होता है C4 प्लांट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। नॉरिन 10 जीन की खोज किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है स्वामीनाथन ने, सेकंड ऑप्शन है बोरलाग ने, थर्ड ऑप्शन है विलियम गॉड ने, फोर्थ ऑप्शन है गंजीरो इंजुका ने। तो बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो MS स्वामीनाथन है इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी को बोला जाता है। बात कर लेते हैं बोरलाग की। तो इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, यानी विश्व में ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता बोला जाता है। अगर बात कर लेते हैं विलियम गॉड की, तो विलियम गॉड जो थे इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया था। और अगर बात कर लेते हैं गंजीरो इंजुका की, तो जो नॉरिन 10 जीन है इसकी खोज गंजीरो इंजुका ने की थी, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो डी होगा। बात कर लेते हैं कि नॉरिन 10 जीन जो होता है एक गेहूं क्या एक जीन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय सहनशील है। फर्स्ट ऑप्शन है जौ, सेकंड ऑप्शन है कद्दू वर्गीय, थर्ड ऑप्शन है गेहूं, फोर्थ ऑप्शन है बाजरा। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा क्षारीय सहनशील फसल है वो जौ है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सुपर राइस के जनक किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंगो पोर्ट्रिचस, सेकंड ऑप्शन है युआन लांगपिंग, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर KL चड्ढा, फोर्थ ऑप्शन है GS खुश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर राइस की, कि जनरली सुपर राइस होता क्या है। सुपर राइस वो राइस होता है जो कि मतलब जो लोकल वैरायटी के राइस होते हैं उनके कंपैरिजन में जो सुपर राइस होता है उसका प्रोडक्शन लगभग
1.5 गुना ज़्यादा होता है। और सुपर राइस की मतलब जो जिस मतलब इंस्टीट्यूट ने मतलब इसको बनाया था उसका नाम सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसकी जो एक वैरायटी बनाई गई थी जिसका नाम लून श्री होता है। ये लून श्री जो होता है ये मतलब लौड़िए सहन करने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और सुपर राइस में होता क्या है कि इसमें ना तो बहुत अधिक फर्टिलाइज़र का उपयोग किया जाता है और ना तो बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो लौड़ी प्रवृत्त होती है इसका यूज करते हैं। तो जो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि सुपर राइस के जनक कौन हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो जीएस खुश है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो डी होगा। बात कर लेते हैं डॉक्टर केएल चड्ढा की, तो इन्हें फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। बात कर लेते हैं युआन लांगपिंग की, तो इन्हें फादर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है। अगर बात करते हैं इंगो पुटरिचस की, तो इन्हें फादर ऑफ गोल्डन राइस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है सुपर राइस के जनक की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी जीएस खुश सुपर राइस के जनक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। यदि 1000 लीटर पानी में 10 kg 2,4-D को मिक्स किया जाए तो पानी की सांद्रता क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 100 ppm, सेकेंड ऑप्शन है 10,000 ppm, थर्ड ऑप्शन है 1000 ppm, फोर्थ ऑप्शन है 1 मिलियन। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद आप लोग खुद इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। कि बात किया जा रहा है कि 1000 लीटर में 10 kg 2,4-D घोलने की, तो एक सिंपल सा फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, क्वांटिटी अपान में सॉल्वेंट इनटू बात की जा रही है कि ppm यानी पार्ट पर मिलियन की, तो यहाँ पे जो मिलियन की वैल्यू है उसको हम लोग यूज करेंगे। सॉरी आगे नहीं लिखा जा रहा तो मैं साइड में लिख दिया। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है आखिर मतलब क्वांटिटी किस चीज़ की पूछी जा रही है कि 1000 लीटर में 10 kg 2,4-D, तो जो क्वांटिटी है वो 10 kg है। तो यहाँ पे 10 अपान में सॉल्वेंट कितना है, 1000 लीटर पानी में घोला जा रहा है 1000, और मिलियन की अगर बात कर लें तो यहाँ पे जो होगा एक शून्य इधर से काटते हैं 3 और 3 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो इसके बाद जो हमारा आंसर होगा वो यानी 10,000 ppm आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। खरीफ का मुख्य दलहन फसल है। फर्स्ट ऑप्शन है मूंग, सेकेंड ऑप्शन है अरहर, थर्ड ऑप्शन है उड़द, फोर्थ ऑप्शन है चना। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो खरीफ का मुख्य दलहन फसल होता है वो अरहर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा।
खरीफ बात करते हैं, यानी जब जुलाई अगस्त का मतलब महीना होता है तो उसमें हम लोग अरहर की फसल को लगा देते हैं। तो इसलिए मतलब खरीफ का जो मुख्य दलहन फसल होता है वो अरहर होता है। चना भी मेन पल्सेस क्रॉप में से एक होता है, लेकिन ये रबी में उगाई जाने वाली क्रॉप होती है। तो यहाँ पे खरीफ की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अरहर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। धान की SRI विधि कौन से देश से विकसित की गई है? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है फिलीपींस, थर्ड ऑप्शन है मेडागास्कर, फोर्थ ऑप्शन है USA। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SRI की। तो SRI का जो फुल फॉर्म होता है वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन सा देश इसको विकसित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी मेडागास्कर। और जो अगर बात की जाए कि इसके पिता किसको बोलते हैं, तो इसके पिता जो हैं वो हेनरी डी लूने को बोलते हैं। और मेडागास्कर की जो मतलब अपने इंडिया में जब इसका प्रचलन शुरू हुआ तो उस वक्त का जो दौर था लगभग 2002 से 2003 के बीच में, ये पूर्वी इंडिया में इसका उपयोग लोग करना शुरू किए हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग नर्सरी डाल देते हैं और नर्सरी जब 8 से 10 दिन की हो जाती है तो नर्सरी को उखाड़ कर हम लोग खेतों में इसका रोपण कर देते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। तंबाकू का पूर्ण जड़ परजीवी है? फर्स्ट ऑप्शन है कस्कुटा, सेकंड ऑप्शन है ओरोबैंकी, थर्ड ऑप्शन है स्ट्राइगा, फोर्थ ऑप्शन है लोरंथस। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि पैरासाइट यानी परजीवी की। तो परजीवी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो परजीवी जो प्लांट के तनों पर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग स्टेम परजीवी बोलते हैं, और एक जो होते हैं वो प्लांट की जड़ पे पाए जाते हैं तो उन्हें जड़ परजीवी बोलते हैं। अब इसको भी हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला तो अगर मान लीजिए स्टेम परजीवी है, तो कोई भी प्लांट अगर होते हैं तो उनकी मतलब दो अवस्था होती है। एक तो मतलब वेजिटेटिव फेज होता है जिसको वानस्पतिक अवस्था बोलते हैं, एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है जिसको प्रजनन अवस्था बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जा रही है कि अगर कोई भी प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर उगकर अपना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों फेज एक ही पौधे पर अगर पूरा एक ही पौधे पर मतलब अपना टाइम पूरा स्पेंड कर देता है तो उसको हम लोग पूर्ण रूट पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, सॉरी, हाँ डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। बाजरा में वसा की मात्रा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 3%, सेकेंड ऑप्शन है 5%, थर्ड ऑप्शन है 7%, फोर्थ ऑप्शन है 11%। तो अगर बात की जाए कि अनाजों में, तो अनाजों में जो बाजरा होती है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब फैट बाजरा में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बाजरे में वसा की मात्रा पूछी जा रही है वो 5% होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है?
फर्स्ट ऑप्शन है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 33%, थर्ड ऑप्शन है 45%, फोर्थ ऑप्शन है 20%। तो जो सोयाबीन होता है इसको हम लोग वंडर क्रॉप के भी नाम से जानते हैं। वंडर क्रॉप इसको हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन के साथ साथ जो तेल का कंटेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग इसको वंडर क्रॉप भी बोलते हैं। अगर बात की जाए कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो तेल होता है वो सोयाबीन के ही तेल का उपयोग किया जाता है। यह लगभग पूरे विश्व का 50% भाग सोयाबीन तेल से ही प्राप्त करते हैं। अगर बात करते हैं अपने इंडिया की, तो अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा तेल का उपयोग किया जाता है वो ग्राउंडनट यानी मूंगफली का जो तेल होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि इंडिया में सोयाबीन में सबसे ज़्यादा जो तेल पाया जाता है वो 20% होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सस्य विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पीटर डी क्रेसेंजी, सेकेंड ऑप्शन है जेथ्रो टुल, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं चारों ऑप्शंस की। तो जो सस्य विज्ञान के पिता हैं ये पीटर डी क्रेंजी को बोला जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं जेथ्रो टुल की, तो इन्हें फादर ऑफ बीड साइंस भी बोला जाता है। अगर बात कर लेते हैं नॉर्मन बोरलॉग की, तो इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड बोला जाता है। तो यहाँ पे सस्य विज्ञान के पिता की बात हो रही, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर, सेकेंड ऑप्शन है नागपुर महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ यूपी, फोर्थ ऑप्शन है शिमला हिमाचल प्रदेश। तो जो कपास का मतलब केंद्रीय अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी होगा। अगर बात कर लेते हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर स्थित है। अगर बात कर लेते हैं शिमला की, तो शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चने में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है 21%, सेकेंड ऑप्शन है 23% और थर्ड ऑप्शन है 24%, फोर्थ ऑप्शन है 45%। तो जो चना होता है इसमें 21% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं 23% प्रोटीन की, तो ये जो चावला होता है, या फिर हम लोग गांव में इसको बोड़ा बोलते हैं, या इसका जो इंग्लिश में नेम होता है उसको काउपी बोलते हैं। तो काउपी में जो होता है वो 23% प्रोटीन पाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं 24% की, तो जो 24% होता है ये उड़द में पाया जाता है। अगर बात कर लेते हैं 45% की, तो ये सोयाबीन में
पाया जाता है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि चने में प्रोटीन की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी चने में 21% प्रोटीन पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। एक किलो सोयाबीन में से कितना सोया मिल्क तैयार किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है 7.5 किलोग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 6 किलोग्राम, थर्ड ऑप्शन है 5.5 किलोग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 4 किलोग्राम। तो 1 किलो जो सोयाबीन से हम लोग सोया मिल्क तैयार करते हैं वो 7.5 किलोग्राम तैयार करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अगर बात कर लेते हैं कि हम लोग सोया फ्लेवर मिल्क तैयार करने की, तो 1 किलो सोयाबीन से हम लोग जो सोया फ्लेवर जो होता है मिल्क होता है वो लगभग 15 किलो तक तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बात की जा रही कि सोया मिल्क की, तो 1 किलो सोयाबीन के बीज से हम लोग 7.5 किलोग्राम सोया मिल्क तैयार करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सरसों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म है? फर्स्ट ऑप्शन है वरुणा, सेकेंड ऑप्शन है वसुंधरा, थर्ड ऑप्शन है पूसा जय किशन, फोर्थ ऑप्शन है RH30। तो जो यहाँ पे सरसों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मतलब तैयार की गई किस्म है वो पूसा जय किशन है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। अगर बात करते हैं पूसा जय किशन की, तो इसको हम लोग बायो 902 के नाम से भी जानते हैं। और इसको BPL चोपड़ा ने विकसित की थी। इसमें जो तेल की मात्रा होती है ये 40% के आसपास में तेल की मात्रा होती है, और इसका जो उत्पादन होता है वो लगभग 25 कुंटल पर हेक्टेयर होता है। अगर बात कर लेते हैं RH30 की, तो ये देरी से बोई जाने वाली किस्म होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि सरसों की जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित किस्म, तो ये पूसा जय किसान होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। सरसों का भयंकर खरपतवार कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है प्याजी, सेकेंड ऑप्शन है सत्यानाशी, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है ओरोबैंकी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सरसों का मतलब सबसे भयंकर खरपतवार होता है वो ओरोबैंकी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। अगर बात करते हैं सत्यानाशी की, तो इसको हम लोग विरोधात्मक भी बोल देते हैं। इसको हम लोग विरोधात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं ये जो मुख्य फसल होती है उनके साथ मतलब मिल जाते हैं, जिसको हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं। और बात करते हैं प्याजी की, तो प्याजी जो होता है ये सरसों का सबसे मुख्य खरपतवार होता है। यहाँ पे बात हम लोग भयंकर खरपतवार की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।